नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धे टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है आस्था। बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज को और लेते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहा डेयर टू ड्रीम योजना किस संगठन अथवा संस्था से संबंधित है? पहला स्टेटमेंट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। दूसरा स्टेटमेंट है महिला और बाल विकास मंत्रालय। तीसरा स्टेटमेंट है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और चौथा स्टेटमेंट है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। व्याख्या देख लेते हैं। डेयर टू ड्रीम योजना को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की याद में शुरू किया गया था। बता दें कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ साल 2019 स्टार्टअप और इनोवेटर्स को उभरती प्रौद्योगिकियों में कुछ प्रमुख चुनौतियों को हल करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। यह हल भारत की रक्षा और एयरोस्पेस क्षमताओं को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो सकते हैं। इस बार साल 2023 में डेयर टू ड्रीम 4 प्रतियोगिता में कुल 792 आवेदन प्राप्त हुए हैं। लेते हैं आज का दूसरा प्रश्न। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी TIWB के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट है टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी TIWB एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। दूसरा स्टेटमेंट है इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन यानी OECD द्वारा शुरू किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है इसका उद्देश्य दुनिया भर में विकासशील देशों की लेखा परीक्षा क्षमता और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अनुपालन को मजबूत करना है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या देख लेते हैं। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन द्वारा संयुक्त रूप से जुलाई 2015 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य दुनिया भर में विकासशील देशों की लेखा परीक्षा क्षमता और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अनुपालन को मजबूत करना है। TIWB की सहायता से दुनिया में कुछ सबसे कम विकसित देशों में घरेलू संसाधन जुटाने में वृद्धि हुई है। हाल ही में सेंट लूसिया में टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम भारत के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। भारत ने इस कार्यक्रम के लिए कर विशेषज्ञ उपलब्ध कराए हैं। लेते हैं आज का तीसरा प्रश्न। इंडियन टेंट टर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य है? 2 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट ये स्थानिक तौर पर भारत, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों में पाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है इंडियन टेंट टर्टल को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। व्याख्या देख लेते हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI ने हाल ही में लखनऊ से भारतीय टेंट कछुए के 436 बेबी टर्टल का बचाव किया है। बता दें कि इंडियन टेंट टर्टल का वैज्ञानिक नाम पंगशुरा टेंटोरिया है। ये जियोमिडिडे परिवार के कछुए की एक प्रजाति है। ये स्थानिक तौर पर भारत, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों में पाया जाता है। इसके आवास की बात करें तो ये ताजे जल की नदियों और दलदल में पाए जाते हैं। इंडियन टेंट टर्टल को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया है और इस प्रकार इसे उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की जाती है। लेते हैं आज का चौथा प्रश्न। चन्नापटना खिलौनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट है चन्नापटना खिलौनों को कोलकाता शहर में बनाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है ये एक प्रकार के लकड़ी के खिलौने हैं। तीसरा स्टेटमेंट है इन खिलौनों को GI टैग मिला हुआ है और इनका पुनःचक्रण भी किया जा सकता है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में चन्नापटना में बने खिलौनों को अफगानिस्तान में बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों का हिस्सा बनाया गया है। बता दें कि चन्नापटना खिलौनों को कर्नाटक के चन्नापटना शहर में बनाया जाता है। ये एक प्रकार के लकड़ी के खिलौने हैं। ये खिलौने हल्के और कठोर होते हैं। पुराने जमाने में इन खिलौनों को आइवोरी वुड से बनाकर इन पर पॉलिश की जाती थी। मौजूदा दौर में इन खिलौनों का निर्माण सारगोन, गूलर, देवदार,
रबर वुड, पाइन वुड आदि की लकड़ियों से किया जाता है। इन खिलौनों को जीआई टैग मिला हुआ है और इनका पुनर्चक्रण भी किया जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन खिलौनों को बनाने में थोड़ी सी भी लकड़ी बर्बाद नहीं होती है और बची हुई लकड़ी को अन्य खिलौने बनाने में या हवन सामग्री के उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। लेते हैं आज का 5वां प्रश्न। पोम्पे रोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट है पोम्पे रोग एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार है। दूसरा स्टेटमेंट है ये एंजाइम एसिड अल्फा ग्लूकोसिडेज की कमी के कारण होता है। तीसरा स्टेटमेंट है इसे ग्लाइकोजन भंडारण रोग प्रकार 1 के रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारत के पहले पोम्पे रोग से पीड़ित रोगी का 24 वर्ष की आयु में अर्ध कोमा की स्थिति में बीमारी से जूझने के बाद निधन हो गया। पोम्पे रोग एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार है जो एंजाइम एसिड उल्फा ग्लूकोसिडेज की कमी के कारण होता है। इसे ग्लाइकोजन भंडारण रोग प्रकार 2 के रूप में भी जाना जाता है। इसमें मांसपेशियों में कमजोरी, पेशिया विकास में देरी, अस्थियों पर अपक्षीय प्रभाव, श्वसन संबंधी समस्याएं, हृदय संबंधी जटिलताएं और दैनिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी ईआरटी इसके लिए एक सामान्य उपचार पद्धति है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय आईएएस के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।